Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to lecture 23 on optimization. The course code is MTH374 and it's for Masters of Mathematics students from ComSat's Institute of Information Technology Virtual Campus. Right, so it's our lecture 23 and as usual a brief recap of what we have done in the last lecture. Okay, one word recap, simplex method. So हमने last time simplex method की बात की थी. होपफुली अब आप कन्विंस होंगे बहुत ज़बरदस्त पावरफुल सिंपल आसान मेथड है जो जिससे आप अपने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल की थी, इसकी काफ़ी डिटेल में की थी. आपको बेसिकली उसी एग्जांपल को मैंने 2 बार करके दिखाया कि ये सिंप्लेक्स मेथड से अगर आपने इस एग्जांपल को सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, हम रिपीट कर देता हूँ और आज मैंने उसी को अप्लाई करना है. पहला स्टेप क्या था कि आपने अपना जो भी प्रॉब्लम है उसकी सारी इनइक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स को इक्वालिटी में चेंज करना है. ठीक है, तो जो भी आपके प्रॉब्लम की कॉन्स्टेंट्स हैं वो सब के सब इक्वालिटी में होनी चाहिए. उसमें आप स्लैक और सरप्लस वेरिएबल ज़ाहिर इंक्लूड करेंगे. ठीक है, तो उससे आपकी जो प्रॉब्लम है उसकी सारी कॉन्स्टेंट्स इक्वालिटी हो जाएगी. फिर आपने एक टेबल बनाना होता है. ठीक है, जिसको हम सिंप्लेक्स टेबलो कहते हैं. सिंप्लेक्स टेबलो में क्या होता है, टॉप रो में क्या चीज़ें होती हैं, बेसिक वेरिएबल्स आप लेफ्ट मोस्ट कॉलम में लिखते हैं. फिर सारे वेरिएबल्स x1, x2, s1, s2, s3 जो भी वेरिएबल्स हैं वो सब टॉप पे लिखेंगे और राइट हैंड साइड. और फिर उसके बाद बेसिक वेरिएबल्स कौन से, हम इनिशियल बेसिक वेरिएबल्स कौन से लेते हैं, x1, x2 इंक्लूड नहीं करते हैं. s1, s2, s3 जो भी आपके पास वेरिएबल्स होते हैं जो स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स होते हैं उनको एज बेसिक वेरिएबल्स आप ट्रीट करते हैं. तो ओरिजिन से आप स्टार्ट करते हैं, x1 और x2 दोनों को 0 लेते हैं एज बेसिक वेरिएबल्स. तो वो बेसिक वेरिएबल्स नहीं हैं आपके पास. ठीक है, तो वो अब आपने क्या करना है, वो सारे बेसिक वेरिएबल्स उनको ले लिया आपने. लास्ट रो में आप अपना फंक्शन z या y जो भी आप उसको कहना चाहें वो लिखेंगे. और आपके पास जो मिडल वाली सारी रोज हैं उसमें आप कॉन्स्टेंट्स के कोफिशिएंट्स लिखेंगे. ठीक है, कॉन्स्टेंट्स की पूरी इक्वेशन जो भी कोफिशिएंट्स हैं वो उसमें लिखेंगे. जैसे मैट्रिक्स बनाते हैं, कॉन्स्टेंट्स की जो इक्वेशन है उसका मैट्रिक्स बनाना, तो मैट्रिक्स के सारे कोफिशिएंट सेंटर में और राइट हैंड साइड पे जो कॉलम बी होता है इक्वेशंस की राइट हैंड साइड होती है. ठीक है, वो लिखेंगे और आपके पास ये जो टेबलो है सिंप्लेक्स टेबलो ये कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, अब ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट से सिंप्लेक्स टेबलो होता है यूजुअली. अब हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम ये करेंगे कि आपके पास जो भी वेरिएबल्स आ रहे हैं, जो भी सिंप्लेक्स टेबलो आपने बना लिया है उसमें अब आपने ये देखना है कि अगर मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है या मिनिमाइजेशन का, उसके अकॉर्डिंगली कि वो जो सोल्यूशन इनिशियल है वो ऑप्टिमल तो नहीं है. अगर वही सोल्यूशन ऑप्टिमल है तो आप क्या करेंगे, आप उस सोल्यूशन को ही ऑप्टिमल लेंगे और आपका प्रोसेस वहीं स्टॉप हो जाएगा. ऑप्टिमैलिटी कैसे चेक करेंगे, अगर मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो आपने z वाली रो में देखना है कि कोई नेगेटिव एंट्री तो अपीयर नहीं हो रही. तो अगर एक भी नंबर z वाली रो में जो फंक्शन की रो है आपके पास, जो ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उसकी रो में अगर कोई एक भी एंट्री नेगेटिव है तो आपका सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है. तो आपको इसको ऑप्टिमल करना है. ऑप्टिमल कैसे करते हैं, आपने वो वैल्यूज़ देख ली जो नेगेटिव आ रही है ना, तो उसमें से जो सबसे बड़ी नेगेटिव वैल्यू है उसको आप ले लेते हैं. वो जो कॉलम होता है ना उसको हम कहते हैं ये एंटरिंग वेरिएबल है. इसको अब हम बेसिक वेरिएबल बनाएंगे. और एक्सक्लूड किसको करेंगे बेसिक वेरिएबल्स में, बेसिक वेरिएबल होते कितने, जितनी आपकी टोटल जो आपकी कॉन्स्टेंट्स होती हैं, फंक्शनल कॉन्स्टेंट्स जितनी होती हैं, x1, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये वाली नहीं, फंक्शनल कॉन्स्टेंट्स जितनी होती हैं उतने आपके बेसिक वेरिएबल्स होते हैं. ठीक है, तो अब आपने बेसिक वेरिएबल्स ले लिए. अब जो आपने एंटर करना है बेसिक वेरिएबल वो तो आपने डिटरमिन कर लिया. एक्सक्लूड कौन सा करना है, पिवट कॉलम होगा आपका वो जो बेसिक वेरिएबल है. ठीक है, जिसको आप एंटरिंग वेरिएबल, जिसको आप इंक्लूड करना चाह रहे हैं. ठीक है, और लास्ट रो होगी राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड को आप पिवट कॉलम की एंट्री से डिवाइड करते रहें. जो उनमें से सबसे कम आएगी ना रेशो, उस रेशो को आप ले लेंगे और वो वाली जो रो है वो पिवट रो बन जाएगी और वही लीविंग वेरिएबल हो जाएगा. तो आप उसको एंटरिंग वेरिएबल को लीविंग वेरिएबल की जगह लिख देंगे तो वो आप वहाँ से हटा देंगे. फिर आपने क्या करना है, जो पिवट कॉलम है ना उसको, उसके ऊपर आपने रिड्यूस रो एचलॉन फॉर्म अप्लाई करनी है, या आपने क्या करना है, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन करनी है. क्या करना है, उसमें जो पिवट एंट्री है, जो पिवट रो और पिवट कॉलम के
इंटरसेक्शन पे आ रही है वो पिवट एंट्री है, उस एंट्री को 1 होना चाहिए, बाकी उस कॉलम में सब एंट्री 0 होनी चाहिए। ठीक है, ये आप कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास एक नया टैब्लो आ जाएगा। उस टैब्लो को अब आपने देखना है। उस टैब्लो में लास्ट रो को दोबारा इन्वेस्टिगेट कर देंगे, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट लगाएंगे। अगर तो सब एंट्रीज अब 0 या पॉजिटिव हो चुकी हैं तो अब आपका सोल्यूशन ऑप्टिमल है। ठीक है, अगर एक भी एंट्री अभी भी नेगेटिव है तो अब उस वेरिएबल को कंसिडर करेंगे, ये एंटर हो रहा है, उनमें से सबसे बड़ी जो नेगेटिव वैल्यू है जो बाकी रह गए तो वो एंटरिंग वेरिएबल होगा, और फिर आप लीविंग वेरिएबल भी उसके अकॉर्डिंगली लेंगे। तो ये आपके पास बेसिकली सिंप्लेक्स मेथड है, कोई इसमें ऐसा बहुत डिफ़िकल्ट डिटेल नहीं है, बहुत आसानी से हम इसको कर लेते हैं, सिंपल रो ऑपरेशन वगैरह करते हैं, और ऐसे दो तीन स्टेप्स हैं जो हमें बेसिकली पता होने चाहिए। तो ये आइटरेटिव प्रोसेस है, एक आइटरेशन जब हम ऑप्टिमैलिटी टेस्ट कर लेते हैं तो एक सेट ऑफ स्टेप्स हम रन करते हैं, दोबारा ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करते हैं तो सेम स्टेप्स हम दोबारा रन करते हैं। ये आइटरेटिव प्रोसेस है, तो जो बार बार रिपीट करता है अपने आप को, अपने स्टेप्स को बार बार रिपीट करता है, नया डाटा होता है और स्टेप्स वही रिपीट हो रहे होते हैं। ठीक है, ये आइटरेशन प्रोसेस। ठीक है, इसकी थ्योरेटिकल डिटेल्स मैंने आपको लास्ट टाइम बताई हैं कुछ, तो इसी को हम एक थोड़ा सा सिंप्लेक्स टैब्लो के बारे में जो हमने देखा था उसके 2-4 ऑब्जर्वेशंस हैं वो करके हमने एग्जांपल्स करनी है, और फिर इंशाल्लाह इसी में आज का लेक्चर हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास मोर एग्जांपल्स ऑफ सिंप्लेक्स मेथड, आज यही करना है हमने, सिर्फ एग्जांपल सिंप्लेक्स मेथड की और करनी है, और इससे हमारे पास जो है सॉल्यूशंस आ जाएगा। हमारा मेथड जो है बेसिकली क्लियर होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कैसे अप्लाई करेंगे, और इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होगा आपको। ये 2 एग्जांपल्स करने के बाद आप इसको हर स्टेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब नोट्स ऑन सिंप्लेक्स टैब्लो, कुछ बहुत ऑब्जर्वेशंस हैं सिंपल। पहला ये है कि इन एनी सिंप्लेक्स टैब्लो the objective function row z row is always in terms of the non-basic variables. ठीक है, this means that under any basic variable in any tableau there is a 0 in the z row. For the non-basic variables there is no condition, it can take any value in this row. मतलब ये कि अगर आपका solution optimal होगा, अगर आपका solution optimal होगा तो जो basic variables हैं उनके corresponding जो entries आ रही हैं last row में वो 0 होनी चाहिए। तो जब आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन अचीव हो जाएगा तो लास्ट रो में जो फंक्शन की रो है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की रो है, उसके अंदर जो बेसिक वेरिएबल्स होंगे आपके फाइनल बेसिक वेरिएबल्स उसके कॉरस्पॉन्डिंग 0 आ रहे होंगे। ठीक है, जो भी बेसिक वेरिएबल्स होंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग 0 आ रहे होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली बात है। तो इनिशियली भी बेसिक वेरिएबल्स S1, S2, S3 लेंगे, उनके लिए भी 0 आ रहे होंगे। फिर जब आपका फाइनल बेसिक वेरिएबल्स जो बेसिक वेरिएबल जो ही बनते जाएंगे उन सब के लिए एंट्रीज जो हैं Z रो में, Z वाली रो में बेसिक वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज 0 होंगी, बाकी सारी एंट्रीज जो हैं वो कुछ भी हो सकती हैं बेसिकली, अगर आपका फाइनल आंसर नहीं है। अगर फाइनल आंसर है तो फिर मैक्सिमम के केस में बाकी सारी एंट्रीज पॉजिटिव होंगी या 0 होंगी ज़ाहिर। इफ़ देयर इज़ अ 0 अंडर 1 और मोर नॉन बेसिक वेरिएबल्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपको पता है ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने वाली बेसिकली बात है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आप सॉल्व कर रहे हैं तो अब कब आपके पास यूनिक सोल्यूशन आएगा, कब इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको आंसर कर रहा है कि इफ़ देयर इज़ अ 0 अंडर 1 और मोर नॉन बेसिक वेरिएबल्स। ठीक है, नॉन बेसिक वेरिएबल्स के नीचे आपको पता है कोई भी एंट्रीज आ सकती हैं। अगर 0 आ जाता है तो इन फाइनल टेब्लो जो ऑप्टिमल सोल्यूशन वाला टेब्लो है, देन देयर इज़ अ मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है, एक से ज़्यादा ऑप्टिमल सोल्यूशन होंगे उस केस में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है वहाँ पे कि अगर वहाँ पे एंट्रीज 0 आ जाती हैं तो फिर एक से ज़्यादा सोल्यूशन होंगे, ये यूनिक सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, ऑप्टिमल सोल्यूशन यूनिक नहीं है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, okay, when determining the leaving variable of any tableau, if there is no positive ratio, all the entries in the pivot column are negative and 0, then the solution is unbounded. ठीक है, क्या मतलब है? अब आप लीविंग वेरिएबल डिटरमिन करते हैं ना, कैसे डिटरमिन करते हैं? आप लास्ट रो को पिवट कॉलम की एंट्री से डिवाइड कर, लास्ट कॉलम को जो आपका राइट हैंड साइड होती है इक्वेशंस की, उसको पिवट कॉलम्स की एंट्री से डिवाइड कर रहे होते हैं। अगर उनमें से कोई भी आपको पॉजिटिव एंट्री ना मिले, ठीक है, नेगेटिव हो जाएं या एग्जिस्ट ही ना कर रही हो,
तो इस केस में फिर क्या होता है, इस केस में आपका सोल्यूशन अनबाउंडेड होता है, बाउंडेड सोल्यूशन उसका एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। ओके, फिर हम कह देंगे कि इसका सोल्यूशन बाउंडेड नहीं है, तो इसको हम सिंपलेक्स मेथड से फिर फाइंड भी नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, इफ देयर इज अ टाई, किस में टाई है, एंटरिंग वेरिएबल में टाई हो जाए, आपके पास एंड में दो नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं, दोनों सेम है, ठीक है, एक -5 है, दूसरी भी -5 हो जाती है। अब हम कहते हैं जो सबसे बड़ी नेगेटिव वैल्यू है वो आपका एंटरिंग वेरिएबल होगा, तो कोई बात नहीं, आप उन दोनों में से कोई भी एक ले लें, एंटरिंग वेरिएबल अपनी मर्जी से चूज कर लें, एंटरिंग वेरिएबल दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, चूज एनी वेरिएबल टू बी द एंटरिंग वन, ठीक है। इफ देयर इज अ टाई इन डिटरमिनिंग द लीविंग वेरिएबल, ठीक है, अगर टाई हो जाए लीविंग वेरिएबल को डिटरमिन करने में, फिर कैसे करेंगे, इस टाई को कैसे रिजॉल्व करेंगे, चूज एनी वन टू बी द लीविंग वेरिएबल, ठीक है, किसी भी एक को लीविंग वेरिएबल आप चूज कर लें, ठीक है। इन दिस केस अ जीरो विल अपीयर इन राइट हैंड साइड कॉलम, therefore a cycle will occur, this means that the value of objective function will be the same for several iterations, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जब आप दो रेशोज जो हैं वो सेम हो जाएंगी लिविंग वेरिएबल के लिए, तो जब आप उसके ऊपर करेंगे गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन या आप रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म उसकी फाइंड करेंगे, तो उसमें जो राइट हैंड साइड है उसमें जीरोज आ जाएंगे कुछ ना, तो फिर इसका मतलब है डिफरेंट आइट्रेशंस आप करते रहेंगे ना, तो वो जीरोस की वजह से वैल्यूज हैं वो चेंज नहीं होंगी फंक्शन की ना, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो कुछ आइट्रेशंस के लिए, काफ़ी आइट्रेशंस के लिए सेम रहेगा, ठीक है। अ सोल्यूशन दैट हैज़ अ बेसिक वेरिएबल विद जीरो वैल्यू इज कॉल्ड अ डीजनरेट सोल्यूशन, ठीक है। जिसमें ऐसा सोल्यूशन जिसमें बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यू जीरोस होती हैं उसको डीजनरेट सोल्यूशन कहते हैं। ये सिंपल एक डेफिनेशन है आपके पास। तो ये आपके पास कुछ हमारे पास ऑब्जर्वेशन है जो सिंपलेक्स टैबलो के ऊपर हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है हमने, आपको पता है अब हमने क्या करना है, एग्जाम्पल्स करनी है, ठीक है। दो एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, अगर टाइम हुआ तो मे भी एक आध और कर लेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये दो ही मुश्किल से होंगी। ओके, तो अब आपके पास ये प्रॉब्लम है, मैक्सिमाइज करना है x1 प्लस x2 को, और इसमें आप लेस देन इक्वल टू 6 और लेस देन इक्वल टू 8, तो मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम मैं कर रहा हूँ और सारी कॉन्स्टेंट जो है वो लेस देन इक्वल टू की हैं। मैं एक प्रॉब्लम और जो नेक्स्ट करूँगा उसमें सारी कॉन्स्टेंट्स लेस देन इक्वल टू की नहीं होंगी, ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। अब आपने प्रॉब्लम ये बनाना है, तो ये हो जाएगा z माइनस x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया ना। और इस सब कॉन्स्टेंट्स को पहले स्टेप में क्या करना होता है, इनको इक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स बनाना है। तो इसके स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करूं, ये z है बाय द वे, 2 नहीं है, तो ये है ये हो जाएगा x1 प्लस 2x2 प्लस s1 कर दूं, s1 इक्वल टू 6 स्लैक वेरिएबल, और फिर 2x1 प्लस x2 प्लस s2 इज इक्वल टू 8, ठीक है, और x1, x2, s1, s2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये सिंपल प्रॉब्लम है, इतना मुश्किल नहीं है। ये जो s1 और s2 हैं ये एक स्लैक है, और दोनों स्लैक वेरिएबल्स हैं बेसिकली। अब ये देखें कि ये दो कॉन्स्टेंट्स हैं ना, कितने बेसिक वेरिएबल हुए, 2 बेसिक वेरिएबल्स होंगे, तो वो 2 बेसिक वेरिएबल्स हमने बेसिकली फाइंड करने हैं, इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करना है। तो अब आपने क्या करना है, इसके बाद वाली बात क्या है, इसके बाद वाली इसका टेबल बनाना है, ठीक है, टेबलो बनाना है। टेबलो आपको बनाना आता है। अब टेबलो बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि यहाँ पे बेसिक वेरिएबल आप लिखेंगे, ठीक है, ये स्टैंडर्ड टेबलो है, हमेशा हम ऐसे ही बनाते हैं। x1 एक वेरिएबल है, एक x2 वेरिएबल है, एक s1 वेरिएबल है, एक s2 वेरिएबल है, राइट हैंड साइड है इन इक्वेशंस की, और फिर इसके बाद बेसिक वेरिएबल्स इनिशियली हम क्या लेते हैं, s1 और s2, ठीक है, इनकी कुछ वैल्यूज होंगी, और x1 x2 की वैल्यूज 0 लेते हैं हम, ठीक है, बेसिक वेरिएबल्स में। तो इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, एंड पे आपके पास होता है z, ठीक है, ये आपके पास आ गया टोटल। अब यहाँ पे वैल्यूज लिखनी है, तो पहली कांस्टेंट की इक्वेशन लिखते हैं, मैट्रिक्स बनाना है, तो पहली कांस्टेंट में 1 2 1 0 6, ठीक है, 1 2 1 0 6। दूसरी में आप करेंगे तो दूसरी में क्या होगा, 2 1 0 1 8, 2 1 0 1 8, ठीक है,
तो ये आपकी सेकंड हो गई। अब z आपने फाइंड करना है, तो z अगर आप फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा z के केस में x1 -1 -1 0 0 0, ठीक है, ये हो जाएगा -1 -1 0 0 0। अब देखें S1 और S2 बेसिक वेरिएबल्स है ना, तो यहाँ पे लास्ट में 0 आ रहा है। ये हमने अभी ऑब्जर्वेशन दी थी ना कि लास्ट में 0 आता है जब आपके पास बेसिक वेरिएबल्स जो भी हों उसमें z वाले रो में 0 आ रहा होता है, ठीक है। अब ये देखें कि आपने ये देखना है कि एंटरिंग वेरिएबल कौन सा होगा। ऑप्टिमल सोल्यूशन तो नहीं है ना, मैक्सिमाइज कर रहे हैं, यहाँ 2 नेगेटिव एंट्रीज आ रही हैं, तो अब दोनों नेगेटिव एंट्रीज में से बड़ी कौन सी है, वेल दोनों -1 है, तो बड़ी तो कोई भी नहीं होगी। तो अब जहाँ पे टाई हो जाए तब क्या करते हैं, हम कोई एक चूज कर लेते हैं, लेट्स से x2 चूज कर लेते हैं, ठीक है। x2 को मैं कहता हूँ ये एंटरिंग वेरिएबल है, ठीक है, ये एंटरिंग वेरिएबल है। एंटरिंग वेरिएबल के साथ साथ ये क्या है, ये पिवट कॉलम भी है, ठीक है, ये पिवट कॉलम। ओके, अब ये पिवट कॉलम मुझे मिल गया। अब मैंने एक पिवट रो फाइंड करनी है, लीविंग वेरिएबल फाइंड करना है। तो रेशियो में अगर लिखूं तो 6 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 3, और 8 डिवाइडेड बाई 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। तो अगर मैं इसमें से स्मॉलेस्ट लेनी है तो ये S1 वाली स्मॉलेस्ट है ना, तो ये आपके पास लीविंग वेरिएबल है, ठीक है, ये वाला लीविंग वेरिएबल है, लीविंग वेरिएबल, ठीक है, और यही आपकी पिवट रो है, ठीक है, ये पिवट रो है। और पिवट एंट्री क्या है, ये वाली पिवट एंट्री है, ठीक हो गया। अच्छा चलें, अब इसको कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसका नेक्स्ट टेबल बनाऊं, नेक्स्ट टेबल अगर मैं बनाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली मेरे पास आ जाएगा x1 x2 s1 s2, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, यहाँ पे x2 लिखना है, यहाँ पे s2 ही रहेगा, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे z आ जाएगा, ठीक है, ये z है। ओके, अब यहाँ वैल्यूज़ फिल करनी है। वैल्यूज़ कैसे फिल करते थे ना, वैल्यूज़ ये फिल करनी है कि ये जो पहली रो है इसको पिवट कॉलम से, सॉरी पिवट से डिवाइड करना है ताकि ये 1 हो जाए, बाकी सारी एंट्रीज इस कॉलम में 0 होनी चाहिए। तो आप क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही होगा ना। अब ये जो 1 है यहाँ पे इसको 0 बनाना है आपने, इस 1 को 0 बनाना है, तो इन दोनों को बेसिकली सब्ट्रैक्ट कर दें। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 2 1 0 1 8, और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 है, ये 1 है, ये 1/2 है, ये 0 है, ये 3 है। इसको सब्ट्रैक्ट किया, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2 - 1/2 क्या हो जाएगा, 2 - 1/2 हो जाएगा 3/2, ये 3/2 आ गया, 0 आ गया इसमें, ये -1/2 आ गया, ये 1 आ गया, ये 5 आ गया, ठीक है, यही होगा ना। इसको मैंने यहाँ लिख देना, तो ये आ जाएगा 3/2 0 -1/2 1 और 5, ठीक है, ये S2 की रो है। अब इसको भी 0 करना है ना, तो इसको 0 करने के लिए इन दोनों को बेसिकली ऐड कर देता हूँ, ऐड कर दूँ ना, तो ऐड करूँगा तो ये -1 0 0 0, और फिर उसके साथ क्या आएगा 1/2 1 1/2 0 3, इसको ऐड किया तो ये कैंसिल हो जाएंगे, -1 1/2 -1/2 हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 3 आ जाएगा। तो सॉरी, ये मैंने थोड़ा ऊपर लिख दिया, कोई मसला नहीं, -1/2 0 1/2, और यहाँ पे 0 आ रहा है, और ये 3 आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसके ऊपर दोबारा से ऑप्टिमैलिटी टेस्ट लगाएंगे ना। तो ऑप्टिमैलिटी टेस्ट आपने लगाया तो उससे क्या होगा, ये आपकी नेगेटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है, तो ये कौन सा वेरिएबल होगा, ये एंटरिंग वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। अब आप डिवाइड करेंगे, 3 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो आपके पास बेसिकली आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 3 को आप डिवाइड करेंगे, 3 डिवाइड बाई 1/2 डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6, और 5 को आप डिवाइड करेंगे 3/2 से,
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/3/2, तो ये हो जाएगा 10/3। ठीक है, तो ये 10/3, ये 3 पॉइंट समथिंग है और ये 6 है, तो ये स्मॉलर है। ये वाला आपका लीविंग वेरिएबल, लीविंग। ठीक है, ये बेसिक वेरिएबल्स में से हम निकाल रहे हैं। ठीक है, अब इस टेबल में आपने होपफुली नोटिस कर लिया होगा x2 और s2 लीविंग वेरिएबल हैं, x2 के नीचे भी 0 है, s2 के नीचे भी 0। ठीक है, तो लीविंग वेरिएबल जो भी होते हैं उनके नीचे पिवट कॉलम में z वाली रो में 0 होता है। ठीक है, पिवट कॉलम भी पता चल गया, पिवट रो भी आपको पता चल गई। तो ये आपके पास पिवट एंट्री है 3/2। तो आप थोड़ा सा इसको बेहतर करके लिखें तो आप नेक्स्ट में आपका नया टैब्लो आ जाएगा। नया टैब्लो आपके पास क्या आ जाएगा, नया टैब्लो ये है x1 x2 s1 s2 राइट हैंड साइड। और यहाँ पे क्या था मेरे पास, x2 पहले था, अब यहाँ पे x1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, z आ जाएगा। ठीक है, ये z आ गया आपके पास। ठीक है, अब दरमियान वाली एंट्रीज फिल करनी है। दरमियान वाली एंट्रीज में फिल करूँगा। इसको 1 बनाना ना, तो इसको 1 बनाने के लिए इसको 2/3 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो या 3/2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 0। यहाँ पे मेरे पास आएगा बेसिकली 1 0 और फिर और क्या आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ये 0 आ रहा है। यहाँ पे इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मल्टीप्लाइड बाई 2/3, तो ये -3 हो जाएगा आई थिंक, 2/3 तो -1/3 सॉरी हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/3। ठीक है, ये -1/3 आ गया और फिर इसके बाद आ रहा है 2/3, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 10/3 आ जाएगा आई थिंक। ठीक है, चलें, ये 10/3 हो गया। अब इन दोनों रोज़ को भी मैंने कंसिडर करना है। इन दोनों रोज़ को मैं कंसिडर करता हूँ, पहले टॉप वाली लेता हूँ, 1/2 1 1/2 0 3, 1/2 1 1/2, ठीक है, 1/2 1 1/2 0 3 0 3। अब ये वाली रो है, इसके साथ मैंने रो ऑपरेशन करना है और पहला कॉलम पिवट कॉलम था ना, तो इस एंट्री को मैंने 0 बनाना है। तो इसको 1/2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं और सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -1/6 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सॉरी ये 0 नहीं होगा, ये 1/3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। ठीक है ना, 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया, 0 1 और 1/2 प्लस 1/6 क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 और 3 प्लस 1/6 4/6, तो 2 और 3 आ जाएगा। सो ये 2/3 आ गया, तो ये -1/3 आ गया। ठीक है ना, ये -1/3 आ गया और ये फाइनली ये क्या आ जाएगा, ये 3 - 5/3 हो रहा है, तो ये 9 - 5/3, तो ये क्या आ जाएगा, 4/3, तो ये 4/3 आ गया। ठीक है, इसको हम यहाँ टॉप पे लिख देते हैं, 0 1 2/3 -1/3 4/3। ठीक है, ओके, तो ये मेरे पास आ गई एंट्री। ओके, अब ये नेक्स्ट मैंने कैलकुलेट करनी है, नेक्स्ट देखें कैलकुलेट करके। ये z वाली रो लिखूंगा, z वाली रो है -1/2 0 1/2 -1/2 0 1/2 और -1/2 0 1/2 0 3 0 3। ठीक है, अब इसको अगर मैं इसके साथ करना चाहूँ तो इसको अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूँ, 1/2 ये 0, ये -1/6 है और ये क्या हो जाएगा, -1/6 है, तो ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 1/3 और ये क्या हो जाएगा 5/3। ठीक है, अब इनको ऐड कर रहा हूँ मैं, तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 0 1/2 - 1/6, ये क्या हो जाएगा, 1/2 - 1/6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 3 - 1, ये 2/6 1/3। ठीक है, ये भी 1/3 हो जाएगा
और 3 प्लस 5/3 क्या हो जाएगा 14/3। ठीक है, यहाँ लिखूंगा, ये हो जाएगा 0 0 1/3, ये भी 1/3 है और ये 14/3 हो गया। ठीक है, अब इसका मैक्सिमा पॉइंट कौन सा है? इसका मैक्सिमा पॉइंट अब आपको पता चल चुका है। मैक्सिमा पॉइंट है x1 इज इक्वल टू 4/3, सॉरी x1 इज इक्वल 10/3, x2 इक्वल टू 4/3 और फिर इसके बाद जो मैक्सिमम वैल्यू है z की, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 14/3 है, 14/3 है। ठीक है, अच्छा अब मैं एक छोटा सा काम इसमें और करना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये वाकई मैक्सिमा है या नहीं है। अब ग्राफिकल मेथड और वो जो कॉर्नर पॉइंट मेथड था वो तो हमने किया हुआ ना। इस फंक्शन को देखें, x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 6, x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 6, ये एक कांस्टेंट है। और दूसरी कांस्टेंट है हमारे पास 2x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 8, 2x1 प्लस 2x1 प्लस x2 is less than equal to 8 प्लस x2 is less than equal to 8। ठीक है, अब इसकी कॉन्स्टेंट्स आप देखें, ज़रा इसको बना के देखें। 2 वेरिएबल का ना, इसलिए मैं ये कर सकता हूँ, तो 2 वेरिएबल के इसलिए मैं आपको करके दिखाना भी चाह रहा हूँ। इसको इक्वालिटी बना रहे हैं तो x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 6 है, मैक्सिमम हम फाइंड करेंगे, पॉजिटिव होंगे। ये x1 एक्सिस ले लेता हूँ, ये x2 एक्सिस ले लेता हूँ। अगर मैं x2 को 0 ले लेता हूँ तो x1 हो जाएगा 6। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, और अगर मैं x1 को 0 ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 3, 1 2 3। अब ये देखें, ये एक लाइन आ गई। ठीक है, दूसरी लाइन क्या आएगी, x1 को 0 ले लेता हूँ तो x2 8 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8, ये 8 आ गया। और दूसरा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये 3 है, यहाँ 3, ये लाइन। ठीक है, अब इन दोनों का कॉमन रीजन क्या है, ये कॉमन रीजन है, तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर होगा ना फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं। फंक्शन आपके पास है f ऑफ x1 x2 क्या है, x1 प्लस x2। ठीक है, ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं सारे। कॉर्नर पॉइंट एक क्या है, एक कॉर्नर पॉइंट है 0 0, दूसरा कॉर्नर पॉइंट है 0 3, तीसरा कॉर्नर पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 0, और ये कॉर्नर पॉइंट हमने फाइंड करना है। इन दोनों को सिमल्टेनियसली सॉल्व करके कॉर्नर पॉइंट हमने फाइंड करना है। ठीक है, कर लेते हैं जल्दी से। x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 6 है, और फिर दूसरा क्या है 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 8 है। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये हो जाएगा 2x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 12, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस, ये माइनस, यहाँ से क्या आ जाएगा -3x2 इक्वल टू -4, तो x2 क्या आ जाएगा 4/3। आप इसको नोटिस करते जाएं कि ये कितनी ज़बरदस्त बात है कि हम ऐसे एंट्रीज़ के साथ प्ले कर रहे हैं और उसके बिहाइंड जो मैथमेटिक्स चल रहा था वो सब कुछ एज इट इज़ हमारे पास खूबसूरती से आ जाता है। x1 अब इससे फाइंड करें, x1 इज इक्वल प्लस 2 इंटू 4/3 इज इक्वल टू 6, तो ये क्या हो जाएगा x1 इज इक्वल टू 6 माइनस 8/3, तो 18 माइनस 8, सो x1 इज इक्वल टू 10/3। ये कॉर्नर पॉइंट आ गए, तीनों कॉर्नर पॉइंट मैंने आपको दे दिए। अब इन तीनों कॉर्नर पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो जो मैक्सिमम जहाँ पे आ रही है वो मैक्सिमम है, जो मिनिमम आ रही है वो मिनिमम है ना। तो अभी देख लेते हैं, अगर मैं इसके फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करूँ, f ऑफ x1 x2 आपको पता है क्या है, x1 प्लस x2। पहला पॉइंट क्या है 0 0, 0 0 पे क्या वैल्यू है 0 है। फिर और पॉइंट्स क्या हैं, और पॉइंट हैं 0 3 6 0, 0 3 0 3 के ऊपर 3 वैल्यू है, 6 0 के ऊपर क्या वैल्यू है 6 है, और फिर फाइनली कौन सा पॉइंट बचा, पॉइंट आपके पास बचा है 10/3 4/3, 10/3 4/3। अब इसके ऊपर कैलकुलेट करें, ये हो जाएगा 10/3 प्लस 4/3, ये क्या हो जाएगा 14/3। यही मैक्सिमम है ना। यहाँ सिंप्लेक्स मेथड से क्या आया था,
ये 14/3 मैक्सिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक है, दोनों मेथड्स आपस में कोरिलेट कर रहे हैं, दोनों में हमें नज़र आ रहा है मैक्सिमम वैल्यू क्या है। इसको ग्राफिकल मेथड से लगाएंगे, यही मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो सिंप्लेक्स मेथड वाकई वर्क करता है और ये बहुत ज़बरदस्त, आसान और ब्यूटीफुल मेथड है जिससे हम लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स को, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मे बी बाई हैंड नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप कोई कंप्यूटर यूटिलिटी यूज़ करें तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास एक एग्जांपल हो गई इसकी। ठीक है, होपफुली चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, कोई इसमें एम्बिग्विटी नहीं होगी। अगर आप साथ साथ कर रहे थे फिर तो बिल्कुल कोई इशू नहीं होगा। तो आप खुद से करें इसको, एक दो एग्जांपल्स, तो मज़ीद इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अब मेरे पास एक और एग्जांपल है जिसमें मेरे पास मिक्स कॉन्स्टेंट्स हैं और वेरिएबल भी मैंने 3 कर दिए हैं ताकि इसमें कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो और हमारे पास कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर हो जाए। अब इसको सबसे पहले तो प्रॉब्लम बनाना है ना, सिंप्लेक्स मेथड का। सिंप्लेक्स मेथड का प्रॉब्लम बनाना है, मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। फिर -x1 -5x2 -2x3 = 0। ठीक है, ये पहला प्रॉब्लम हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है, कॉन्स्टेंट्स बनानी है, तो वो हो जाएगा 4x1 + x2 + 3x3 + s1 = 6। एक कॉन्स्टेंट हो गई। दूसरी कॉन्स्टेंट क्या है, x1 + 4x2 + 2x3 क्या करूं, ग्रेटर देन इक्वल टू किया ना, -s2 = 8। ठीक है, थर्ड कॉन्स्टेंट क्या है, 3x1 + 2x2 + 6x3 + s3 = 12। ठीक है, तीनों कॉन्स्टेंट्स भी लिख दी और आपने अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी लिख दिया। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, पहला स्टेप हो गया ना कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसका टेबल बनाना। टेबल बना लेते हैं। टेबल कौन सा मुश्किल है, टेबल हम यहाँ बना लेते हैं। टेबल है तो थोड़ा सा बड़ा है टेबल। बेसिक वेरिएबल्स यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और टोटल वेरिएबल्स क्या हैं, x1 है, x2 है, x3 है, s1 है, s2 है, s3 है। ठीक है, और इसके साथ क्या है, यहाँ राइट हैंड साइड आपको पता आएगी ना, राइट हैंड साइड आएगी। ठीक है, और बेसिक वेरिएबल्स हम इनिशियली क्या लेते हैं, s1 s2 s3, ये आपका पॉइंट हो गया। ठीक है, और इन द एंड हमने क्या लिखना है, एंड पे हम लिखेंगे z। ठीक है, चलें अब इस टेबल को फिल कर लेते हैं। फिल भी आपको करना आता है। क्या करेंगे फिल करने के लिए, 4 1 3 1 0 0 6, ये आएगा ना, 4 1 3 1 4 1 3 1 0 0 6। ठीक है, ये आएगा ना, 4 1 3 1 0 0, s2 और s3 दोनों 0 है, 0 0 6। ठीक है, सिंपल है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, टोटल बेसिक वेरिएबल्स 3 होने चाहिए बाय द वे, ये आपको नजर आ रहा है 3 कॉन्स्टेंट्स हैं। फिर इसके बाद है 1 4 2 0 -1 1 4 2 0 -1 1 1 4 2 0 -1 0 8, यही आएगा ना। और फिर है 3 2 6 0 0 1 12 3 2 6 3 2 6 0 0 1 12 है, शायद 12 है। ठीक है, और z की कांस्टेंट की भी कोफिशिएंट्स लिख लें। z की कांस्टेंट के कोफिशिएंट्स हैं 1 -1 -5 सॉरी -1 -5 -2 -1 -5 -2 0 0 0 0। ठीक है, सारे बेसिक वेरिएबल्स के नीचे 0 आना चाहिए। ठीक है, ओके। अब इस टेबलो को थोड़ा सा इवैल्यूएट करें। आपने देखना है कि ये आपका जो टेबलो है, सिंप्लेक्स टेबलो है, ये ऑप्टिमाइज नहीं है। ये जो सोल्यूशन है ये ऑप्टिमाइज नहीं है क्योंकि इसमें नेगेटिव, लास्ट रो में नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपने उस लास्ट रो में जो नेगेटिव नंबर्स हैं उसमें से सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर ले लेना, वो ले लेते हैं। तो ये आपके पास -5 सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर है, तो ये वाला जो आपके पास है ये आपका एंटरिंग वेरिएबल है ना, ये एंटरिंग वेरिएबल है, अभी हमने किया।
फिर यही आपका पिवट कॉलम है, ठीक है, ये पिवट कॉलम है। और अब आपने ये देखना है कि लीविंग वेरिएबल कौन सा है। 3 आपके पास बेसिक वेरिएबल्स हो सकते हैं, तो अब जाहिर है x2 भी इंक्लूड कर देंगे, 4 हो जाएंगे ना। तो अब आपने इसमें से छोड़ना कौन सा है, तो 6 को 1 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, 8 को 4 से करेंगे 2 आ जाएगा, 12 को 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट एंट्री है, तो ये लीविंग वेरिएबल है, लीविंग वेरिएबल है LV। और पिवट ये एंट्री पिवट है, ये पिवट है। और ये पिवट रो है ना, ये पिवट रो है PR, पिवट रो है, ठीक है। ओके, अब आपने क्या करना है, अब आप नया टेबल बनाएंगे ना, नया टेबल बनाएंगे, उसमें आप क्या लिखेंगे, अब आपने रो ऑपरेशंस करने हैं और सारी चीज़ें करके आप लिखेंगे। तो नया टेबल आपने बनाना है, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। टेबल फिर वही है, उसी तरह का है, x1 x2 x3 s1 s2 s3 और राइट हैंड साइड आएगी यहाँ पे। तो अब आप क्या करेंगे, बेसिक वेरिएबल्स में से कौन सा आपका एंटरिंग वेरिएबल है, एंटरिंग वेरिएबल है आपका x2 और उसने s2 की जगह आ जाना है। तो यहाँ पे s1 x2 s3, ठीक है। और इन द एंड क्या आ जाएगा, यहाँ पे z, ठीक है, वेरी नाइस। अब आपने x2 वाली रो पहले लिखनी है, उसको आपने पिवट रो बनाना ना, तो वो पिवट रो है आपकी, तो उसमें जो पिवट एंट्री है उससे डिवाइड कर, मतलब वो वाली एंट्री 1 होनी चाहिए, बाकी सब 0 होनी चाहिए उस कॉलम में। तो वो हम करते हैं, तो कैसे होगा, ये 4 को 1 करना है, तो इसको डिवाइड करूंगा, ये 1/4 1 और 1/2 ये हो जाएगा मेरे पास। तो 1/4 1, 1/4 1, 1/2 और इसके बाद क्या आएगा 1/2 हो जाएगा, 0 -1/4 0 2, 0 -1/4 0 2, ये आ गया ना आपके पास, ठीक है। अब बाकी 3 रोज भी लिखनी है आपने। उन 3 रोज को में क्या होना चाहिए, ये पहले जो सेकंड कॉलम है ना x2 का कॉलम, इसमें बाकी सारी एंट्री 0 होनी चाहिए, बस आपने ये करना है। तो इसको करने के लिए आपको टॉप वाली रो से स्टार्ट कर लेते हैं, 4 1 3 1 0 0 6, 4 1 3 1 0 0 6, ठीक है, ये आपके पास रो है। अब इस रो के साथ इसका रो ऑपरेशन करना है कि ये वाली जो एंट्री है ना 1 वाली, ये हो जाए, क्या हो जाए, ये 0 हो जाए। अब इनको एज इट इज़ लिख के मैं ऐड ना कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो अगर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास, ये 1/4 है, ये 1 है, ये 1/2 है, ये 0 है, ये -1/4 है, ये 0 है, ये 2 है। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस 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 प्लस माइनस, और फिर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो 4 - 1/4 क्या आएगा, 16 - 1/4, तो 15/4 हो जाएगा, ये 15/4 है, यहाँ 0 आ जाएगा। 3 - 1/2 क्या हो जाएगा, 3 - 1/2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 5/2, 6 - 1/2 5/2, ये आपके पास 1 आ जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। इसको यहाँ लिखते हैं 15/4 0 5/2 1 1/4 0 4। आप यूँ समझे कि हम लीनियर अलजेब्रा कर रहे हैं, बस लीनियर अलजेब्रा में हम करते थे ना रो ऑपरेशंस, वही एज इट इज़ चीज़ यहाँ पे कर रहा हूँ, और मैं काफ़ी स्लोली कर रहा हूँ ताकि आप कोई चीज़ मिस ना करें। ओके, अब थर्ड रो इसकी देख लें, 3 2 6 0 0 1 12, 3 2 6 यहाँ लिख देता हूँ, 3 2 6 0 0 1 12, ठीक है, यही है ना, 3 2 6 0 0 1 12, सही है। अब इस रो से आपने करना है रो ऑपरेशन, और आप चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं कि ये वाली एंट्री जो है वो 0 हो जाए। तो इस एंट्री को 0 करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/2, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -1/2 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है, ये आएगा ना।
चलें, अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। 3 माइनस 1/2 अभी हमने किया था, ये 5/2 आ रहा था, ठीक है, ये 0 आ गया, ये 5 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1/2 आ गया, ये 1 आ गया, ये 8 आ गया। तो ये लिख दूंगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 5/2 0 5 0 1/2 1 8, ठीक है। अब लास्ट रो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट रो, वो क्या है, वो है -1 -5 -2। यहाँ पे करूँगा -1 -5 -2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 एंट्रीज हैं, बाकी 4 0 हैं, 0, ठीक है। अब इस रो से इसको करना है, तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये जो सेकंड एंट्री है ना, ये 0 हो जाए, तो ये 1 है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 5/4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5/2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -5/4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 10 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ गया, इन सब को ऐड करना है, ये तो 0 हो जाएगा, -1 + 5/4 क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 -4 + 5, तो 1/4 हो जाएगा, ये 1/4 हो गया, ये होगा ना, -1 + 5/4, ठीक है, ओके, ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। ये क्या हो गया, ये आपके पास आ जाएगा 0, और ये क्या आ जाएगा, -2 + 5/2 क्या आ जाएगा, -4 + 5, ओके, -4 + 5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 + 5 आ गया 1/2, ठीक है, ये आ गया 1/2, ओके, सही है, ये 1/2 हो गया। अब बाकी क्या बचा, बाकी यहाँ पे ये वाली एंट्री 0 आ रही है, और ये सॉरी ये 0 आ रही है, और ये -5/4 होगी, ठीक है, ये -5/4 हो गई है, और ये वाली 0 आ रही है, और ये वाली क्या आ रही है, ये वाली एंट्री आ रही है 10, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास नया सेकंड टैब्लो आ गया ना। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है जो आपने होपफुली नोटिस कर ली होगी। अब आपने ये वाला सोल्यूशन जो ऑप्टिमल तो नहीं है ना, ये हमें नज़र आ रहा है ये सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखें ज़रा केयरफुली, आप देखें तो ये S2 जो है ये इसके नीचे नेगेटिव वैल्यू है ना। अब ये नेगेटिव वैल्यू है तो इसका मतलब ये वाला एंटरिंग वेरिएबल है। अभी तो हमने इसको लिविंग वेरिएबल बनाया था, अब ये दोबारा एंटरिंग वेरिएबल बन गया। तो इसका मतलब ये है कि ये पॉसिबिलिटी है कि वेरिएबल जो हैं एक दूसरे की पोजीशन स्किप करते रहें, तो जब तक हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं आता तो ये अब वेरिएबल एंटरिंग हो सकता है, दोबारा जा सकता है, तो ये दोबारा से जो है वो बेसिक वेरिएबल बन सकता है, कोई इसमें इशू नहीं है। तो अब ये वाली जो एंट्री नेगेटिव है ना, तो अब ये एंटरिंग वेरिएबल हो गया। अब लीविंग वेरिएबल क्या होगा, यही पिवट कॉलम है, पिवट रो फाइंड करनी है हमने, तो 4 डिवाइडेड बाई 1/4 ये 16 आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई जो भी है ये नेगेटिव आ जाएगा, हम नेगेटिव कंसिडर नहीं कर रहे, हमें पॉजिटिव में सबसे छोटी देखनी है 16। दोनों में से कोई भी ले लें, टाई है ना, दोनों जो रेशोज़ हैं वो पॉजिटिव रेशोज़ दोनों इक्वल हैं, तो इन दोनों में से कोई भी आप ले लें तो आपके पास ये वैल्यू आप वो वाला लिविंग वेरिएबल है। तो मैं लेट्स से कहता हूँ कौन सी आप लेना चाहेंगे, आप लेना चाह रहे हैं लेट्स से ये आप इसको लिविंग वेरिएबल बना दें S1 को, ये आपका लिविंग वेरिएबल है, ठीक है। जितना प्रॉब्लम थोड़ा लेंथी होगा उतना कंप्यूटेशन ज़्यादा होती हैं, ठीक है यूजुअली, लेकिन कंप्यूटेशन इतनी मुश्किल नहीं है, रो ऑपरेशंस ही करने हैं, कितना एक मुश्किल है रो ऑपरेशंस करना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टैब्लो हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट टैब्लो आएगा मेरे पास x1 x2 x3 s1 s2 s3 राइट हैंड साइड है,
अब मेरे पास ये S1 मेरा मैंने लीव कर दिया, ये X2 है और ये S3, ठीक है। ओके, ये अब बेसिक वेरिएबल्स हैं और यहाँ पे ये Z है, ठीक है। अब S2 वाली जो रो है वो मैं लिख लेता हूँ, उसमें 1 होना चाहिए ना, टॉप ये वाली जो पोजीशन है, जो पिवट कॉलम वाली पोजीशन है, इसमें 1 होना चाहिए, ठीक है। 1 होना चाहिए अगर, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 1 हो जाएगा ना, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करके मैं लिख लेता हूँ। सो 15 0 10, तो ये यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 15 0 10 हो जाएगा, ठीक है। 15 0 10 और फिर आ जाएगा 4 1 0 16, 4 1 0 16, ये आ जाएगा 4 1 0 16, ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये आपकी पहली रो हमने लिख दी है। अब इसके बाद वाली रोज कैसे लिखेंगे, ये इसके बाद वाली रोज भी हम लिख लेते हैं, वो आपके पास आ जाएगी। सेकेंड रो है 1/4 1 1/2 0, 1/4 1/4 1 1/2 0, 1 1/2 0, और इसके बाद है -1/4 0 2, -1/4 0 2, ठीक है, ये आ गया। अब इसको आपने क्या करना है, इसकी ये वाली जो एंट्री है, थर्ड लास्ट जो एंट्री है या फिफ्थ एंट्री है, उसको आपने क्या करना है, 1 बनाना है, सॉरी 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए आपने क्या करना है, इस रो को आप क्या करें, 1/4 से मल्टीप्लाई करें और ऐड कर दें। यहाँ पे आ जाएगा 15/4, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 10/4, ठीक है, ये 10/4 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, आप 1/4 से मल्टीप्लाई करें ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1/4, ये 0 आ जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको ऐड कर दें, ऐड करेंगे 1/4 प्लस 15/4, ये हो जाएगा 16/4, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब ये 10/4 है, तो ये बेसिकली 5/2 है, 5/2 प्लस 1/2 हो जाएगा 6/2, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 4 1 3 1 0 0 6। तो ये हमारा क्लीन हो रहा है थोड़ा टेबल, विच इज़ नाइस। तो S3 आपके पास है, S3 है 5/2 0 5 0, 5/2 0 5 0, 5/2 0 5 0, 5/2 0 5 0, 1/2 1 8, 1/2 1 8। अब ये वाली जो एंट्री है 1/2, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने बनाना है 0। तो अपनी जो S2 वाली रो है उसको मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वो हो जाएगी 15/2 0, 10/2 जो कि 5 हो जाएगी बेसिकली, ऐसे ही ना, और फिर 4/2, तो ये 2 हो जाएगा, और ये 1/2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 16/2 0 आ जाएगा, सॉरी 16/2 8 हो जाएगा। आई एम गेटिंग अहेड ऑफ माई सेल्फ। ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस 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 नेग, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। 5/2 माइनस 15/2 क्या हो जाएगा, सो 5 माइनस 15 माइनस 10/2 माइनस 5, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये -2 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा -5 और 0 0 -2 0 1 0, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब इसके बाद लास्ट रो रहेगी, लास्ट रो आप बनाएंगे, लास्ट रो बनाएंगे तो वो हो जाएगा 1/4 0 1/2 0, 1/4 0 1/2 0, और फिर क्या आ रहा है, -5/4 0 10, -5/4 0 10, ठीक है। ओके, अब आपने क्या करना है, अब आपने इस रो को यूज़ करते हुए S2 वाली, इसकी ये जो -5/4 वाली एंट्री है, इसको आपने करना है, क्या करना है, इसको आप करेंगे 0।
ठीक है। अब इसको मैं 5/4 से मल्टीप्लाई करूँगा, ज़ाहिर है, तो 5/4 तो 15 इंटू 5/4 75/4, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 5/4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 50/4 हो जाएगा, तो बेसिकली ये 25/2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 25/2 5/4 से, तो ये 5 हो जाएगा, तो ये 5/4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 5/4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। इनको ऐड करना है, तो 1/4 ये 76/4 आ रहा है, 76/4, तो ये क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। 19 0 और 25 है, 26/2 13, ये 5 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 30 है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये 19 है, ये 0 है, ये 13 है, ये 5 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 30 है। ओके, अब आप देखें कि ये मैंने कंप्लीट कर दिया टेबल। अब इसमें देखें z में कोई नेगेटिव वैल्यू अपीयर हो रही है, केयरफुली देख लें, कोई नेगेटिव वैल्यू तो अपीयर नहीं हो रही। अब बेसिक वेरिएबल्स क्या हैं, s2 के नीचे 0 आ रहा है, x2 के नीचे 0 आ रहा है, s3 के नीचे 0 आ रहा है, और ये 30 आ रहा है, ठीक है। अब आप ये देख लें कि इन बेसिक वेरिएबल्स में आपके पास 3 बेसिक वेरिएबल्स हैं, सिर्फ s2 बेसिक वेरिएबल है, x2 बेसिक वेरिएबल है और s3 बेसिक वेरिएबल है, ठीक है, बाकी सब 0 हैं। तो जो आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो अचीव हो गया है। ऑप्टिमल सोल्यूशन है आपका z = 30, और पॉइंट्स कौन से हैं, पॉइंट्स है x1 0 होना चाहिए, x1 0 होना चाहिए, x2 जो है वो होना चाहिए, x2 को 6 होना चाहिए, और x3 को 0 होना चाहिए, और s जो है आपका s2 16 होना चाहिए, s2 को 16 होना चाहिए, और s3 को 0 होना चाहिए। अब इसमें सॉरी एक रह गया, s1 भी 0 है, ठीक है, s1 भी 0। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम मुझे लग रहा है। बहुत अच्छा होता अगर मेरे पास थोड़ा टाइम होता और आज के लेक्चर में, और मैं इसको आपको ग्राफिकली इसको करके दिखा सकता कि क्या हो रहा है ये। लेकिन 3D का प्रॉब्लम है और 3 डायमेंशनल में प्लेन्स बनाने पड़ेंगे, उसके लिए मुझे कंप्यूटर यूटिलिटी यूज़ करनी पड़ेगी। तो मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट टाइम आपके लिए मैं करके लाऊँ कि इस प्रॉब्लम को अगर हम ग्राफिकली करें तो कैसे होगा, और ये इस सॉल्यूशन का क्या मतलब है। लेकिन मेन पॉइंट सिर्फ ये है कि ये जो आपके पास प्रॉब्लम है इसका हमने ऑप्टिमल सॉल्यूशन अचीव कर लिया है। अब यहाँ पे जब ऑब्जर्वेशंस में आप जाएंगे ना, ये ऑब्जर्वेशन हमने की थी ना कुछ स्टार्ट में, बिल्कुल सिंप्लेक्स टैब्लो के ऊपर, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखें, देयर इज अ 0 अंडर 1 और मोर नॉन बेसिक वेरिएबल्स इन द लास्ट टैब्लो, ऑप्टिमल सॉल्यूशन टैब्लो, देन देयर इज अ मल्टीपल ऑप्टिमल, ठीक है। If there is a no positive ratio, all the entries in the then the solution is unbounded, ठीक है। इनको आप देख लें दोबारा से, इसमें जो जितनी भी ऑब्जर्वेशन है हमारे पास वो सब की सब इसमें अचीव होनी चाहिए। ओके, सो if in any simplex tableau the objective function is always in term of non basic variables, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा नॉन बेसिक वेरिएबल्स की फॉर्म में होगा, तो बेसिक वेरिएबल्स उसमें 0 होते हैं हर टैब्लो के अंदर, ठीक है। दिस मीन्स अंडर एनी बेसिक वेरिएबल्स इन टैब्लो देयर विल बी अ 0, ठीक है। for non basic variables there is basically no condition. If there is 0 under 1 or more non basic variables in the last tableau, optimal solution tableau जो आपका फाइनल टैब्लो आएगा, तो इसका मतलब है more than 1 optimal solutions exist करते हैं, ठीक है। और फिर अगर जब आप डिटरमिन कर रहे हैं लिविंग वेरिएबल को, इफ देयर इज नो पॉजिटिव रेशो, सारी की सारी रेशोज नेगेटिव हो जाती हैं या 0 हो जाती हैं, या आप रेशो डिटरमिन नहीं कर पाते, then the solution is unbounded, फिर कोई बाउंडेड सोल्यूशन उसका एग्जिस्ट नहीं करता।
अगर टाई है कि दोनों नेगेटिव एंट्री सेम हो जाती हैं जैसे पहले प्रॉब्लम में थी, तो आप अपनी मर्जी से एंटरिंग वेरिएबल चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास टाई है लीविंग वेरिएबल चूज़ करने के लिए, तो आप फिर अगेन आप क्या करेंगे, इन डिटरमिनिंग द लीविंग चूज एनी वन यू वांट, ठीक है। इन दिस केस अ जीरो विल अपीयर इन राइट हैंड column, therefore a cycle will occur. This means that the value of objective function will be the same for several iterations, ठीक है। A solution that has a basic variable with zero value is called a degenerate. अब इसमें देखें, ये जो ऑब्जर्वेशन मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो इसमें इम्पोर्टेंट ये थी कि अब ये देखें यहाँ पे टाई था ना, ये लिविंग वेरिएबल को चूज करने में टाई था। तो जब लिविंग वेरिएबल को चूज करने में टाई आ जाता है ना, तो फिर हमने कोई भी चूज कर लिया था ना, तो वहाँ पे ऑब्जर्वेशन ये थी कि फिर लास्ट रो में, लास्ट कॉलम में यहाँ पे जीरो आ जाएगा। तो ये जीरो आ गया ना, तो ये बेसिकली ऑब्जर्वेशन वहाँ पे थी। तो जो मैंने आपको दिखाना चाह रहा था कि ये क्या थी ऑब्जर्वेशन और यहाँ पे कैसे होगी, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही आपके लिए दो एग्जांपल किए मैंने, सिंप्लेक्स मेथड की और एक काफ़ी बड़ी एग्जांपल थी, 6 वेरिएबल्स हमने उसमें इंक्लूड कर दिए थे और लेस देन इक्वल टू की कॉन्स्टेंट थी, ग्रेटर देन इक्वल टू की कॉन्स्टेंट्स थी। तो इससे आपको सिंप्लेक्स मेथड होपफुली क्लियर हो चुका होगा। मैक्सिमाइजेशन आप सिंप्लेक्स मेथड से होपफुली अब आराम से कर लेंगे। मुझे लग रहा है कि एक प्रॉब्लम इसमें, एक एग्जांपल मिसिंग है जो मुझे करनी चाहिए, वो है सिंप्लेक्स मेथड अगर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के ऊपर करना हो, वो कैसे करेंगे, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में उसकी मैं आपको बाकी कुछ करने से पहले उसकी एक एग्जांपल इंशाल्लाह करवा दूंगा। तो होपफुली फिर आज की चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। ये आपका सोल्यूशन है इस केस में। तो मैं अब थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ आज का लेक्चर और फिर हम इंशाल्लाह इसको फिनिश करते हैं, ठीक है। राइट, सो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, आज के लेक्चर में हमने सिंप्लेक्स मेथड की बेसिकली 2 एग्जांपल्स की हैं और एक एग्जांपल में हमारे पास एक प्रॉब्लम था जिसमें आपके पास 2 वेरिएबल्स थे और आपके पास 2 कॉन्स्टेंट्स थी, दोनों लेस देन इक्वल टू की कॉन्स्टेंट्स थी। फिर हमने एक प्रॉब्लम किया जो उससे कॉम्प्लिकेटेड था, उसमें 3 वेरिएबल्स थे और 2 स्लैक वेरिएबल, एक सरप्लस वेरिएबल भी था, उसमें 2 लेस देन इक्वल टू की कॉन्स्टेंट्स थी, एक ग्रेटर देन इक्वल टू की कॉन्स्टेंट थी। उस दोनों को हमने सॉल्व किया, हमारे पास आराम से सॉल्व हो गए, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं किया किसी भी हमारे पास जो हमने एग्जांपल किए। तो सिंप्लेक्स मेथड आपके सामने है, आसान है, होपफुली आप कन्विंस हैं कि ये आसान मेथड है। तो इस मेथड से आपने अगर कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करना हो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए मैं होपफुली ये बात छोड़े जा रहा हूँ कि आप खुद को कन्विंस करें। अगर अभी तक आप कन्विंस नहीं है तो खुद से 1-2 प्रॉब्लम सॉल्व करें। जो ही आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आपको लगेगा सिंप्लेक्स मेथड तो बहुत आसान है। हर लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम ग्राफिकल मेथड को छोड़ें, दूसरे मेथड्स को छोड़ें, इसी से करना है हमने। सिंप्लेक्स मेथड ही सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, सबसे ज़बरदस्त मेथड है जो लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने के लिए हम करते हैं, ठीक है। तो अब इसके अलावा कुछ ऑब्जर्वेशंस थी आपके पास, जो आपका सिंप्लेक्स टैब्लो है वो सारी की सारी हमने अक्सर उनमें से देख ली हैं। वो हमारे पास एग्जांपल्स हमने इस तरह चूज़ की थी कि सारी की सारी ऑब्जर्वेशन उसमें आ जाएं और वो क्लियर हो जाए कि किस केस में, किस सिनारी में हमने क्या करना है, ठीक है। तो होपफुली चीज़ें आपको समझ आई होंगी, क्लियर होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जितना भी हमने इसमें काम किया, सिंप्लेक्स मेथड तकरीबन कंप्लीट है हमारा। जैसे मैंने कहा, मिनिमाइज करने का प्रॉब्लम की एक छोटी सी एग्जांपल करेंगे और फिर इंशाल्लाह नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग के ऊपर हमने मूव हो जाना, ठीक है। तो बेसिकली अब हम नेक्स्ट क्या करना चाह रहे हैं थोड़ा सा उसके बारे में, कि अब देखें ये इसमें कॉन्स्टेंट्स भी लीनियर है, फंक्शन भी लीनियर। हमेशा तो ऐसा नहीं होता ना, हमने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिकल से भी बनाए थे जिसमें ना तो कॉन्स्टेंट लीनियर होती है और ना ही हमारे पास जो कंडीशंस हैं उसके ऊपर वो लीनियर है। तो उसको हमने देखना है कि अब नॉन लीनियरिटी के केस में किस तरह के सिनारियोज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें सिनारियो ये हो सकता है कि जो कांस्टेंट है और जो आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो सब पॉलिनोमियल्स हों, तो उसके लिए हम पॉलिनोमियल प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ बात करेंगे। फिर इसके अलावा और भी पॉलिनोमियल के अलावा भी हो सकते हैं ना, बहुत कुछ हो सकता है। तो उस सब की इंशाल्लाह हमने 1-2 की कम से कम नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग में बात करेंगे और फिर इंशाल्लाह एक आध टॉपिक और है और हमारा इंशाल्लाह कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। होपफुली चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, आप साथ साथ कर रहे होंगे अपने कोर्स को और आपके
ग्रास्प में होगा सब कुछ, इतना मुश्किल कुछ भी फील नहीं हो रहा होगा। तो इंशाल्लाह इसी तरह हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसको, और मे बी और आसान बनाएंगे जितना हमारे लिए पॉसिबल है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन, और होपफुली आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।